फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और हम लोग जो है यूजीसी की नेट की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। और आज जो है हम पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है, आज हम उसमें जो हमारा आज का विषय होगा वो है आई ए रिचर्स का जो मूल्य सिद्धांत है। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम मूल्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि उसको लेकर जो आई ए रिचर्स है उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, वो क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, और जो आलोचक है जिन्होंने उनकी इस मान्यता की आलोचना की है वो क्या मानते हैं, उनके बारे में भी हम सुनेंगे और समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा जो सारांश है वो क्या निकलकर हमारे सामने आता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास जो आईए रीचर्स जो हैं उनके जो है 3 सिद्धांत है ना। और वो जो 3 सिद्धांत है दोस्तों, आज हम उनमें से जो है एक सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसका जो पहला सिद्धांत मैं कहूंगी, तो वो पहला सिद्धांत कौन सा है? मूल्य सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग जो है मूल्य सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जो कल का हमारा विषय होगा वो होगा संप्रेक्षण सिद्धांत। तो फिर कल हम संप्रेक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। और एक और है इनका सिद्धांत, वो है काव्य भाषा सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने भाषा पर भी बल दिया है तो हम भाषा सिद्धांत भी करेंगे। तो उससे पहले, क्योंकि आज हमारा पहला है, तो आज हम जो है पहली क्लास में जो है मूल्य सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भाग है, इकाई जो है वो 3 चल रही है और भाग हमारा 21A चल रहा है। और मैं ज्योति आप लोगों को जो है हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ। तो डेली क्लास मेरी 12 बजे होती है। ये सारी डिटेल तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो जो लोग ग्रुप में न्यू आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारा जो है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और जितनी भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ पर सारी की सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलर फॉर्म आपको सब कुछ बिल्कुल बैठे हुए आराम से दे रहा है, तो आप उसका आनंद उठाइए। और जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 2 जो है एग्जाम देने पड़ते हैं, एक पेपर 1 का और एक पेपर 2 का। तो पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए फिलर फॉर्म लेकर आया है। और वो फिलर फॉर्म ये है कि वो आपको फर्स्ट क्लास की भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी दे रहा है और सेकंड क्लास की भी। तो सेकंड क्लास तो मैं पढ़ा रही हूँ, जो 12 बजे क्लास हो रही है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, पेपर 2 की। लेकिन पेपर 1 भी तो करना है, पेपर 1 भी तो क्रैक करना है। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर जीके की क्लास मिल रही है और जो 10 यूनिट्स है वो आपकी 2 क्लासेस में कवर करवाई जा रही है, 11 बजे वाली और एक 2 बजे वाली। तो आप इसे अटेंड करके अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे और उसके बाद 12 बजे मुझसे मिलेंगे और जो है 12 बजे आप जो है अपनी हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे। अब आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारी एप्लीकेशन फिलर फॉर्म की। तो जो लोग न्यू आए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि उन्हें जो पुरानी जितनी क्लासेस हुई है जो उन्होंने अटेंड नहीं की वो वहाँ पर उस वीडियोस को देख सकते हैं और अपना जो पुराना सिलेबस है वो कवर अप कर सकते हैं, ताकि वो हमारे साथ साथ चलेंगे और हम लोगों ने जो है साथ साथ ही चलना है सबने मिलकर। तब आपको पता भी रहेगा कि हमने पीछे क्या पढ़ाया है। तो पीछे आपको पता ही है कि भारतीय साहित्य पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो यहाँ एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप फिलर फॉर्म सर्च कीजिए और फिलर फॉर्म सर्च करके आपको जो है एप्लीकेशन खुल जाएगी, आप उसको इंस्टॉल करें। वहाँ आपको लाइव जो है फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, 5000 MCQ एंड PYQ मिल रहा है। सो आपको ये सब कुछ जो है 100% ऑफ में मिल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ दिया जा रहा है। सो आप लोग जो है इसका पूरा पूरा आनंद उठाएं और जितना हो सके और बेनिफिट्स जो है इसके लेने की कोशिश करें। तो हिंदी साहित्य
हमारा इकाई 3 चल रहा है दोस्तों। तो जो लोग आज न्यू आए हैं वो लोग जान लीजिए कि हम लोगों ने जो इकाई 3 है वो शुरू कर रखी है और साहित्य शास्त्र हम कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय काव्य शास्त्र जो कि यहाँ तक है, ये भारतीय काव्य शास्त्र हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा हो गया है। और अब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काफ़ी टॉपिक कर गए हैं, जैसे कि प्लेटो का किया है, अरस्तु के हमने सिद्धांत किए हैं दोनों, और यहाँ पर हमारे पास वर्ड्सवर्थ का जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका जो भाषा सिद्धांत था, काव्य भाषा सिद्धांत, वो किया है। कॉलरिज का हमने कल्पना फैंटेसी सिद्धांत किया है, और टी.एस. इलियट का हमने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा की है। और आज जो हम लेकर आए हैं वो है आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत, ठीक है। तो आइवरी जो आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स है उनका जो सिद्धांत है, मूल्य सिद्धांत, वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। और कल की क्लास में हम संप्रेक्षण का सिद्धांत करेंगे, फिर हम काव्य भाषा सिद्धांत करेंगे, और उसके बाद हम ये सारी चीजें करेंगे, समीक्षा वगैरह करेंगे, और हमारी जो 3rd यूनिट है वो कवर अप हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल गया कि हम कहाँ तक पहुंचे अपने सिलेबस में, और हमें आज क्या करना है और कल क्या करना है। तो अब बिल्कुल देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। तो दोस्तों आज हम जो है आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत करेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो आई.ए. रिचर्ड्स है उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है दोस्तों आइवरी, ठीक है, आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। तो उनका पूरा नाम है आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, ठीक है। तो आप लोग जो है, आप लोगों को पूरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हम बार बार आई.ए. रिचर्ड्स बोलेंगे तो आप लोगों को पूरा नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम जो है आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया है और क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं कि परिचय में क्या क्या है। तो आई.ए. जो रिचर्ड्स है, मतलब आइवरी जो आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स हैं, उनका जो जन्म है वो बता रखा है यहाँ पे 1893 में। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए साथ साथ कि 1893 में। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, जितना हो सके। मेरी तो आप लोगों के लिए यही जो है गाइडेंस होगी, गाइडलाइन होगी कि आप लोग जो है लिख कर प्रैक्टिस करें, जितना हो सके लिख कर देखिए, क्योंकि आप लिखोगे और उसके बाद फिर उसको लर्न करोगे और सुनोगे तो 3 चीज़ें आपके साथ होगी, 3 बार आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, आप इसे भूलो मत, इसे करें, एक बार सुने, एक बार लिखें और एक बार उसको रिवाइज करें, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको याद कर लोगे, ठीक है। तो 1893 में नोट डाउन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सभी के सभी कि 1893 में आई.ए. रिचर्ड्स का जो है जन्म माना जाता है, ठीक है। तो जो है 93 जो है 1893 ईस्वी जो है वो माना जाता है इनका जन्म। और अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु जो है वो 1979 ईस्वी में मानी जाती है, मतलब 1979। तो 1979 में जो है इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो आप लोग याद कर लीजिए, जन्म जो है वो 1893 में माना जाता है और मृत्यु जो है वो 1979 में मानी जाती है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया, आगे चलें। चलिए अब देखो, तो इनका जन्म हमने पढ़ लिया, उनका जो रचना काल है, मतलब रचना उन्होंने कितनी जब रचनाएं लिखी है तो उसका काल अगर देखा जाए तो वो 1924 से लेकर 1936 तक जो है उसके मध्य में माना जाता है कि इनके बीच में इन्होंने रचनाएं लिखी है। अगर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर जो है आई.ए. रिचर्ड्स जो है वो प्रोफेसर के पद में रहे हैं, ठीक है। और 1 दर्जन ग्रंथों में से
1 दर्जन ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो इनका जो ये ग्रंथ है, जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। मैं आपको बाकी ग्रंथ भी बताऊंगी जो इन्होंने लिखे हैं और जिनके बारे में पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको चर्चा करूंगी उनकी भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ है वो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो मतलब रिचर्ड्स ने देखो लिखा, रिचर्ड्स ने जो है मूल्य सिद्धांत लिखा, तो क्या पर्पस था, क्या क्यों लिखा, कैसे लिखा, कैसे इसकी शुरुआत, उसके बारे में हमें सैद्धांतिक दृष्टिकोण तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, कि देखना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने क्या शुरू किया, कैसे आए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, उनके पूर्व, उनसे जो पहले, किनसे, जो ये IA रिचर्ड्स है उनसे पहले क्रोचे हो गए। क्रोचे के बारे में मैंने आपको पहले बताया है ना, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसने दिया था, क्रोचे ने दिया था, है ना, बेनेडिक्टो क्रोचे ने जो है सिद्धांत दिया था ये। तो क्रोचे ने जो अभिव्यंजनावाद जो सिद्धांत दिया था, स्थापित कर चुके थे वो उस टाइम, तो उन्होंने वो स्थापित कर चुके थे। और जो सिगमंड फ्राइड है या युग है या फिर एडलर है, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का भी प्रतिपादन कर लिया था। तो उस टाइम तक कहेंगे तो मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है वो भी आ चुका था, इसकी भी चर्चा हम अपने उसमें करेंगे। तो मैक्स जो एस्टमैन है, उन्होंने कविता को विज्ञान का अनुगमन करने की सलाह दी थी, कि जो कविता है, विज्ञान है, उसका हमें करना चाहिए, उसको अनुगमन करना चाहिए। और ऑनरर ने ये घोषित किया था कि धर्म हो गया और संस्कृति होगी, इस संक्रांति काल में कविता ही मानव का उद्धार कर सकती है। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि पीछे हमने कितने सारे जो है पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र, पाश्चात्य जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ा हमने, और उन्होंने देखो किस तरीके से अपने सिद्धांत को माना है, और उन्होंने बताया भी है कि सिद्धांत बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उस समय पर, उस काल की बात करें तो उस काल में कविता का काफ़ी महत्व था। लोगों को अगर अपने आसपास की चीज़ों, अपने एनवायरनमेंट, अपने हर एक चीज़ों के बारे में पता चलता था तो वो सिर्फ कविता से पता चलता था। कविता में उन चीज़ों की झलक मिलती है। आप भी कभी कविताएं पढ़ेंगे किसी भी कवि की, तो उनकी कविताओं में उनकी झलक मिलती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा कवि है ना, जैसे उस टाइम पर जो है काफ़ी सारा अत्याचार काफ़ी सारा अत्याचार लोगों के ऊपर किया जा रहा था। तो अगर जब आप उनकी कृति पढ़ेंगे या उनकी कविताएं पढ़ेंगे उन कवियों की, तो उस टाइम पर उनकी कविताओं में ज़्यादातर आक्रोश, ये सब भावनाएं नज़र आएगी, और नज़र भी आएगा कहीं ना कहीं उन्होंने अत्याचार का कुछ ना कुछ वर्णन ज़रूर कर रखा होगा। तो जैसा हमारा पर्यावरण होता है उसका प्रभाव हमारी कविता, हमारे काव्य हमें पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कविता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है कि मानव का उद्धार करने के लिए कविता की संरचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर संक्रांति काल में वैज्ञानिक जो थे वो उन्नति और भौतिक समृद्धि के संदर्भ में कविता का जो है अवमूल्यन होने लगा था। अब कविता काफ़ी अच्छी होने लगी थी, उनके बारे में चर्चाएं होने लगी थी, बढ़ने लगा था सारा कुछ। तो रिचर्ड ने जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आए, और उन्होंने मनोविज्ञान का जो है आधार लेकर मनोविज्ञान को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि मनोविज्ञान क्यों है, कैसे है, और कैसे इस मूल्य सिद्धांत को जो है इस नाम से जो है जाना भी जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने काव्य सिद्धांत का जो है इसमें उल्लेख किया। उन्होंने जो है 2 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। तो मैंने बताया आपको कि कला का जो है मूल्यवादी कहा गया, या मूल्य सिद्धांत कह दो, कला का मूल्यवादी या मूल्य सिद्धांत कह दो, या फिर कह दो कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो भी कह सकते हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। और दूसरा इनका जो है संप्रेक्षणता का जो सिद्धांत था वो था। लेकिन हम यहाँ पर संप्रेक्षण की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा अगला टॉपिक है, तो हम उसकी टॉपिक की डिस्कशन अगले उसमें करेंगे। यहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा बल देंगे वो इसी चीज़ पे देंगे, जो कि कौन सा सिद्धांत है, हमारा मूल्य सिद्धांत है, या कला का मूल्यवादी या उपयोगितावादी सिद्धांत कह सकते हैं। तो वो सिद्धांत की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो सैद्धांतिक रूप चल रहा है कि कैसे जो है उन्होंने जो है अपना मनोविश्लेषणवाद को लेकर आधार बनाकर जो है मूल्य की बात की, मूल्य की चर्चा की काव्य में।
तो अब देखो आईएएस रीचर जो है, आईए रीचर जो है उनकी बात करते कि उनकी जो है रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो रचनाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहली रचना उनकी क्या है, द फाउंडेशन ऑफ यहाँ पर कौन सी है, द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है इनकी थी, जो कि 1922 में हुई थी। यह रचना सीके ऑक्टेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ मिलकर लिखी थी, क्योंकि इनसे जो है प्रश्न बनकर आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ मीनिंग जो है वो 1923 में लिखी थी, जिसमें अर्थ का अर्थ, मीनिंग ऑफ मीनिंग मतलब अर्थ का अर्थ, यह भी जो है उन्होंने सीके ऑक्डेन के साथ मिलकर लिखी थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट इनकी है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है एक साहित्य आलोचना थी, ये साहित्य की आलोचना इसमें की गई थी। क्रिटिसिज्म मतलब आपको पता ही है कि आलोचना होता है, तो यहाँ पे साहित्य आलोचना की गई थी, ये 1924 में लिखी गई थी। उसके बाद आता है साइंस एंड पोइट्री। तो साइंस एंड पोइट्री मतलब विज्ञान और कविता, ये इन्होंने 1925 में लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो किसके ऊपर था, व्यवहारिक आलोचना, जिसका मतलब होता है व्यवहारिक आलोचना, ये 1929 में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो यहाँ पर कॉलरिज ऑफ इमेजिनेशन है, जो मतलब कल्पना शक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया था कॉलरिज की, तो वो यहाँ पर लिखी गई, वो 1935 है। और लास्ट हमारी है द फिलॉसफी ऑफ रिटार्निंग है। ठीक है, रिटर्निंग नहीं है, रिटार्निंग है। तो रिटार्निंग मतलब शब्दार्थ का दर्शन जो है यहाँ पर किया गया, तो 1936 में जो है ये आई थी। तो ये सारी तो पुस्तकें हैं, ये सारी जो रचनाएं हैं, पुस्तकें नहीं रचनाएं जो हैं ये वो किसकी है, आईए रिचर्ड्स की है। और इनमें से जो सबसे फेमस हुई वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए ताकि आपको पता चले। अगर आपसे बुक का नाम भी, आपको रचनाओं का नाम बता दिया और आपसे पूछा जाए कि किसकी रचना है, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि ये आईए रिचर्ड्स की रचना है। ठीक है, अब आते हैं हम सिद्धांत पे, जो हमारा मेन है। तो सिद्धांत की बात करते हैं तो कौन सा सिद्धांत है, मूल्य सिद्धांत। तो सबसे पहले मूल्य, मूल्य से क्या समझते हैं, है ना। अब यहाँ पर मूल्य बच्चों वो वाला मूल्य नहीं है, पैसों वाला मूल्य नहीं है, यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य की चर्चा की जा रही है, तो जानिए कि कैसे है। तो मूल्य भी देखो अलग अलग तरीके से है। मानव के मन में जो है आवेगों का तंत्र होता है, तो मानव के मन में आवेगों का तंत्र रहता है, उसमें अलग अलग तरीके की जो भावनाएं होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। और हमारी चेतना की अगर मैं बात करूं तो चेतना जो है वो हमारे भीतर आराम से रहती है, चाहे हम सोए चाहे जागे, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, कभी कुछ चाहिए हमें, कभी कुछ चाहिए, तो हमें कुछ किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना। अगर हम बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं, हम उदास बैठे हुए हैं, तो हमें खुशी की ज़रूरत है कि कोई हमें हंसा देता तो ज़्यादा अच्छा होता, है ना। अगर हम जो है हमें भूख लगी है तो हमें जो है खाने की ज़रूरत है, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें पानी की ज़रूरत है। तो ये सारी क्या है, चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें क्या है, ज़रूरत है, हम इसको ज़रूरत मानते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि ये सबकी ज़रूरत है। अब किसी को तो खाना मिल रहा है तो उसकी ज़रूरत तो सेम उसकी तरह नहीं होगी ना, उसकी ज़रूरत तो क्या होगी, कोई और चीज़ होगी, है ना। अगर किसी को पानी मिल रहा है तो उसकी ज़रूरत पानी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसे पानी तो अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो उसकी ज़रूरत कुछ और होगी। तो क्या है कि सबकी ज़रूरत एक जैसी तो नहीं है, सबकी ज़रूरत अलग अलग है। तो जिसकी जो ज़रूरत है, अगर उसकी ज़रूरत में ही उसकी क्या हो जाए, तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए, तो वही चीज़ क्या है, मूल्यवान है। समझ आया क्या है। कोई बात नहीं, हम लोग तो अच्छे से अभी इसके ऊपर ही पूरी की पूरी क्लास लगाने वाले हैं, तो मूल्य सिद्धांत को आप समझिए थोड़ी और अच्छी तरीके से। तो जैसे अगर मैं बताऊं कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया हमारी बेसिक नीड्स, ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए शेल्टर, ठीक है, हमें छत चाहिए रहने के लिए, ठीक है, और खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी बेसिक नीड है, हमारी ज़रूरत है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए। अब ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारी तृप्ति नहीं होगी। अगर हमने खाना खा लिया तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमने खाना खा लिया, है ना। तो वो संतुष्टि क्या है,
वो संतुष्टि क्या है, वो संतुष्टि ही मूल्य है, ठीक है। वो संतुष्टि क्या है, मूल्य है, और वो चीज़ क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है, वो कीमती चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें जो है चाहिए थी और वो हमें मिल गई तो वो हमारे लिए मूल्यवान हो गई, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी को जो है कोई चीज़ करनी है, कोई किसी को जो है डांस करना है, किसी को गाना गाना है, तो अगर उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो वो उससे क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा और संतुष्टि हो जाएगी उसकी कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल गई, ठीक है। ऐसे अगर हम काव्य की चर्चा करें, अगर हम काव्य की बात करें, तो काव्य में अगर आप कविता जो है पढ़ते हो, तो आप कविता में कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है ना आपकी, आपके कुछ ना कुछ आपके मन में होता है कि यार मुझे कविता में ना ये चीज़ चाहिए, है ना। या फिर मैं आपको चलो कविता छोड़ो, मैं आपको अगर एग्जाम्पल देती हूँ किसी फिल्म का, ठीक है, कोई भी फिल्म है, ठीक है, तो आप फिल्म देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं फिल्म में आप कैरेक्टर देख रहे हो, नायक है, हीरो है, हीरोइन है, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में एक जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि लास्ट में यार ऐसा होना चाहिए, लास्ट में ना ये मिल जाने चाहिए, जो नायक नायिका है वो मिल जाने चाहिए, या आपके होता है कि इनकी शादी हो जानी चाहिए, काफ़ी देर से उनको मतलब फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही, बट वो एक नहीं हो पा रहे, है ना। तो फिर आपके मन में क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मिल जाए, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन क्या है, ये एक्सपेक्टेशन कब पूरी होएगी, जब लास्ट सीन जब आएगा और लास्ट सीन में उन दोनों की शादी हो जाएगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, आपकी संतुष्टि हो जाएगी, तो आपको ऐसा होगा ओहो यार ये मूवी तो बिल्कुल सही बनी थी, अच्छा हुआ ये लोग मिल गए। अगर नहीं मिलते तो क्या होता, आपकी संतुष्टि नहीं हो पाती, आपको जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो पाएगी, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, मूल्यवान नहीं रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो आईए रीचर्स है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बोल रहे कि वो मूल्यवान होनी चाहिए, वो हर चीज के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चाहे वो नेगेटिव सेंस में ले लो चाहे पॉजिटिव सेंस में ले लो, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, और वो चीज, वो बेसिक नीड, आपको जो किसी भी चीज की जरूरत है, आपको अगर वो मिल जाती है, आपको वो संतुष्टि हो जाती है, तो वो क्या है, आपके लिए मूल्यवान है, आपके लिए वो ही मूल्य चीज है, वो ही मूल्यवान है, ठीक है। अब हम इसको चर्चा में करेंगे पूरी तरीके से कि ये है क्या और कैसे वो बता रहे। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, काव्य रचना एक मानवीय क्रिया है। अगर हम रचना की बात करें, हम किसी काव्य की संरचना कर रहे हैं, तो ये मानव की क्रिया है, हमारी क्रिया है, ठीक है। अब हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में से भी। इनके मूल्य का मान नहीं होना चाहिए, तो इसके जो मूल्य है उसका मान नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु से हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं की जो है तुष्टि हो जाती है, वह सर्वाधिक मूल्यवान है। अब देखो, अब कोई भी वस्तु है, मैंने कहा ना, कोई भी वस्तु है, अगर उससे हमारी तृप्ति हो जाती है तो वो चीज हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। जैसे मैं बात कहूं कि एक उदाहरण दूं आप लोगों को कि एक तरफ देवालय है और दूसरी तरफ मंदिरालय है, ठीक है। तो एक तरफ देवालय है, देवालय, अब कोई जाता है, मंदिर जाता है, तो उसकी तृप्ति वहां जाकर हो जाती है। वो मंदिर जाएगा और वहां दर्शन करेगा, दर्शन करके प्रभु जी का जब दर्शन करेगा तो वहां पर जाकर उसकी क्या होगी, तृप्ति हो गई, ठीक है। तो उसकी इच्छाएं पूरी होगी, उसकी तृप्ति होगी, तो उसके लिए वो चीज मूल्यवान है, ठीक है। वो तो पॉजिटिव सेंस में लिया मैंने। लेकिन अगर मैं नेगेटिव सेंस की बात करूं, तो इस तरीके से नेगेटिव सेंस में तो जो मदिरा पीने वाला है, जिसको शराब पीने का शौक है, वो जब शराब पिएगा तब उसको उसमें भी तृप्ति हो जाएगी, वो तो उसमें भी खुश हो जाएगा, उसकी नीड तो वो ही है, उसकी नीड तो शराब है, तो वो तो शराब पीकर भी संतुष्ट हो जाएगा। तो फिर ये तो रिचर्ड की बात कहीं ना कहीं जो है हमें मतलब कंफ्यूज कर रही है कि मतलब हम किस सेंस में ले, इसको पॉजिटिव सेंस में लेके नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर रीचर्स ने जो है दोनों सेंस की बात की है। उसने बस इतना कहा है कि अगर हमारी बेसिक नीड्स है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ कोई भी हो, वो चीज़ कोई भी, वो वस्तु, जिस वस्तु की बात कर रहा है वो वस्तु कोई भी हो, ठीक है, हमारी अधिक से अधिक जो इच्छाएं हैं उसकी संतुष्टि अगर उससे हो जाती है, तो वही चीज़ हमारे लिए क्या है, सर्वाधिक जो है मूल्यवान है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं रिचर्ड्स कि उनका मत है कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही है, जो पुरानी परंपराएं वो टूट रही है, तो मूल्य जो है वो विघटित हो रहे हैं,
मूल्य जो है कम होते जा रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम होती जा रही है, हमारी नीड्स कम होती जा रही हैं, तब सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही हम अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखते हैं। सीधी सी बात है कि हमें जो चीज़ें संसार में चाहिए वो जब हमें वहाँ नहीं मिल पा रही है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। किससे? कविता से। हम काव्य पढ़ते हैं तो हमें काव्य में एक्सपेक्टेशन होती है कि काव्य में ऐसा होना चाहिए, कविता में ऐसा होना चाहिए, कविता में ऐसा होना चाहिए। और उस कविता में अगर वही चीज़ हमें मिल जाती है ना, अगर उस कविता में हमें वही चीज़ मिल जाती है जो हमें चाहिए, तो हमारी संतुष्टि हो जाती है। तो वही हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। हमारी मानसिक व्यवस्था को वो संतुलित बनाकर रखता है, मतलब यहाँ पर बैलेंस का काम कर रहा है। कौन? कविता। काव्य जो है वो हमारे को बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो कविता और जो कलाकृति है वो क्या है, वो जो है स्नायु मंडल में व्यवस्थित उत्पन्न करती है, वही जो है प्रेरणा और आनंद प्रदान करती है, और वही कल्याणकारी भी होती है। तो कल्याणकारी भी है, वो प्रेरणा भी दे रहा है, आनंद भी दे रहा है। अतः जो कला है उसका मूल्य से अटूट संबंध होता है। तो कला को, यहाँ पर कला क्या है, कला कुछ भी हो सकता है, हस्तकला हो सकता है, कला जो है यहाँ पे काव्य की संरचना की बात भी हम कर सकते हैं। तो कला कुछ भी हो सकती है। तो वो कला को क्या कह रहा है, मूल्यवान बता रहा है, क्योंकि वो हमारी क्या है, बेसिक नीड है, जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मूल्य ही जो है वो हमारे लिए उत्तम है और प्रेरक अनुभव जो है अनुभव ही होते हैं। तो उससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा ही मिलती है काव्य से, है ना। और काव्य हमारी जो चीज़ें, जो हमारे मन में बातें होती हैं उनको उभार देता है। अभी देखो, कभी आप काव्य पढ़ते हो, किसी कवि ने किसी काव्य को लिखा है, तो आपके और कवि के भाव आपको एक जैसे लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो आपके लिए क्या है, आपकी ज़रूरत है, आपको अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है आपको कि यार कविता में वो बातें लिखी जो आपको एक्सपेक्टेशन थी। कभी कभी आता है ना, किसी काव्य में बहुत मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत होती है, हमारी नीड होती है। अब अगर वो दूसरा पर्सन कोई देखे तो उसे वो काव्य नहीं पसंद आ रहा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की नीड वो नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी की ही नीड वो चीज़ होगी। ठीक है, किसी किसी को ही वो काव्य जो है वो पसंद आएगा, क्योंकि वो उसकी नीड है। फोर्थ पॉइंट को देखेंगे तो मन के भीतर जो है आवेगों और वृत्तियों में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो सही बात है, जो आवेग है हमारे अंदर, आवेग क्या है, जो हमारे अंदर चेतना अवस्था है, हमारी चेतना जो अवस्था है हमारे अंदर जो है वो चलती रहती है ना। अब हमारी आंखें खुली है तो भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, अरे ऐसा होना चाहिए, अरे ये होना चाहिए, अरे ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब हम सोए हैं तो सपने में भी हमारे साथ क्या हो रहा है, सपने में भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, सपने में भी हम जो हम करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर हम जो है सो भी रखें तब भी, तो वो आवेग हमारे भीतर जो है उतार चढ़ाव करता ही रहता है, जीवन की परिस्थितियों में संघर्षों के कारण होता रहता है, और इसमें जो है मन में तनाव और विषमता उत्पन्न होती रहती है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे संघर्ष हमारे सामने आते हैं तो बहुत होता है, क्योंकि कभी सुख भी आता है और कभी दुख भी आता है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से उतार चढ़ाव जब होते रहते हैं तो उससे हमारे अंदर तनाव और विषमता उत्पन्न होती है, और उस समय हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक काव्य की ज़रूरत होती है, जो काव्य हमारी फीलिंग को हमारे सामने रख पाए और हमें जो है अच्छा लगे, वो हमारी बेसिक नीड्स उसमें पूरी कर दे। तो वही हमारे लिए काव्य क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं कि काव्य और जो कलाएं हैं, काव्य और कलाएं जो हैं उनमें आवेगों में संगति होती है, संतुलन होता है। तो वो जो आवेग हमारे भीतर आते हैं वो क्या होते हैं, काव्य से ही जो है उसको संतुलित बनाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, आवेगों को जो है व्यवस्थित कर वो सहानुमंडल में जो केवल जो है राहत ही नहीं देती, मतलब हमें सिर्फ एक तसल्ली, एक संतुष्टि ही नहीं देती, बल्कि सुख भी पहुंचाती है। अब सुख कैसे पहुंचाती है, जब काव्य पढ़ते हो तो आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता, रस होता है उसमें, अलंकार होता है, छंद होते हैं, कितना कुछ उसमें होता है। तो उससे आपको क्या होता है, एक सुख प्राप्त होता है। तो वो सुख जो आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो आपको क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। तो सौंदर्य इसीलिए मूल्यवान होता है। तो उसका जो सौंदर्य है वो इसीलिए मूल्यवान होता है क्योंकि वो आपकी जो फीलिंग्स है उसको उस कविता में उभारा हुआ होता है, और जब वो आप कविता पढ़ते हैं तो वो आपको आनंद भी प्रदान करती है और आपके मन को संतुष्ट कर देती है, और वही चीज क्या है, मूल्यवान है। अब समझ आ रहा है मूल्यवान क्या है, समझ आ रहा है ना मूल्यवान क्या है, कि वो चीज आपको संतुष्ट कर देती है, जो चीज आपको चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन जो आपको है, वो एक्सपेक्टेशन अगर आपको मिल जाती है तो आपका मन तृप्त हो जाता है, और वही चीज क्या है, आपके लिए मूल्यवान है, कीमती है
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मूल्यवान क्या है। अब हम और चर्चाएं करते हैं। अब देखिए, मूल्यवान की अगर संबंधित अवधारणाएं की बात करें, टीएस इलियट की बात, जो टीएस इलियट कह रही हूँ, आईए रिचर्ड्स की हम बात करें कि जो आईए रिचर्ड्स है उन्होंने जो है मूल्यांकन संबंधित जो धारणाओं हैं उनके संबंधित मानसिक जो है उद्वेगों से किया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दो भागों में इसको विभाजित किया है। मतलब जो आवेगों की बात यहाँ पर की गई है वो आवेग कौन कौन से हैं। आवेगों का तंत्र बताया ना मैंने कि मानव का जो मन होता है उसमें आवेग आते रहते हैं। आवेग मतलब इच्छाएं उभरती रहती है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, वो अपनी कुछ ना कुछ उनके मन में इच्छाएं आती है और जैसे जैसे वो इच्छाएं संतुष्ट होती रहती है वैसे वैसे उन्हें वो चीज़ मूल्यवान लगती जाती है। तो यहाँ पर जो है आवेगों की बात करें तो आवेग दो प्रकार से बताए गए हैं। कौन कौन सा? पहला है प्रवृत्ति मूलक और दूसरा है निर्वृत्ति मूलक। अब प्रवृत्ति मूलक कौन से होते हैं और निर्वृत्ति मूलक कौन से होते हैं ये समझने वाली बात है। तो अगर प्रवृत्ति मूलक की बात करें तो इसमें हो गया जैसे भूख लगना, तृष्णा या वासना, हमारी किसी चीज़ में वासना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हमारी किसी चीज़ में वासना, या हमारी मैं कहूँ कि बेसिक नीड्स, ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे वही चीज़ क्या है, मूल्यवान है, और वो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रवृत्ति मूलक कहेंगे। तो प्रवृत्ति मूलक में जैसे भूख लगना, अगर भूख लगी और आपने खाना खा लिया तो वो आपको खाना खाकर क्या हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, वही चीज़ क्या है, मूल्यवान है। वासना, आपकी किसी भी चीज़ में वासना है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपको क्या है, संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, निर्वृत्ति में क्या है, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में, जिस तरीके से ये पॉजिटिव सेंस में है तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो क्या है इसमें, जैसे कि घृणा होना किसी को देखकर, ठीक है, जो है वितृष्णा होना या निर्वृद्ध होना आदि, तो इस तरीके की जो चीज़ें होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है निर्वृत्तिक मूलक में। ठीक है, अब जैसे बात करें कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यार भी जो है खतरनाक होता है, और बहुत ज़्यादा अगर हम किसी से नफरत करें तो वो भी चीज़ हमारा नुकसान करवा दे। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी जो है वो भी नुकसानदायक है, और बहुत ज़्यादा प्यार भी, किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर यहाँ पर अति वाली भावना नेगेटिव चीज़ है, तो ये चीज़ जो है वो निर्वृत्ति मूलक कहलाएगी। ठीक है, और प्रवृत्ति मूलक में जो हमारी बेसिक नीड्स है वो चीज अगर पूरी हो जाएगी तो वो चीज क्या है, मूल्यवान है, और उसी को यहाँ पे मूल्य सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं कि जो ये जो है आईए रिचर्ड्स ने जो सिद्धांत दिया है इसे और किस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर छठा पॉइंट हम लोग देखें, नजर मारे, तो प्रवृत्ति मूलक जो उद्वेगों से संतुष्टि करे। ठीक है, तो जो प्रवृत्ति मूलक उद्वेग है, जो आवेश है, आवेगों की बात कहूंगी मैं, ठीक है, आवेग कहूंगी मैं से, तो प्रवृत्ति मूलक में मैंने क्या क्या बताया, जैसे भूख, प्यास या वासना वगैरह, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो हमारी प्रवृत्ति मूलक जो आवेग होते हैं वो संतुष्टि करता है, वही हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। तो वही चीज क्या है, मूल्यवान है, क्योंकि वह जो है उनके मन के विविध मांग है जो उनकी जो जिस चीज की मांग वो कर रहे हैं वो चीजों को क्या करता है, वो संतुष्टि कर देता है। ठीक है, वो चीज उनको मिल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और वही चीज क्या होती है, उनके लिए मूल्यवान होती है। तो रिचर्ड यहाँ पर क्या है, ऐसी जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं ना कि जिस तरीके से प्रवृत्ति मूलक, मतलब अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना मिल जाए तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, वही मूल्यवान है। अगर प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो वही चीज मूल्यवान है। अगर वासना है किसी चीज में और वो मिल जाए तो उसी में हमारा क्या है, वही चीज मूल्यवान है। तो ऐसी ही काव्य को भी उन्होंने मूल्यवान माना है। ठीक है, इसी तरीके से काव्य को भी मूल्यवान माना है, क्योंकि काव्य में क्या होता है, हमें आनंद मिलता है ना। अगर किसी को आनंद चाहिए काव्य में, तो अगर वो पढ़ता है और उसे काव्य बहुत पसंद आता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है, तो वो क्या है, उसके लिए मूल्यवान है वो चीज। ठीक है, तो इसी तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद क्या है, वे आवेग अधिक महत्वपूर्ण है जो दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना अपने विकास करते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे आवेग होने चाहिए, वही आवेग सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, दूसरों को कोई किसी प्रकार का उससे नुकसान ना हो। तो अगर मान लो हम काव्य पढ़ रहे हैं और काव्य में बहुत कुछ ऐसी बातें कर रखी है जिससे जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति के ऊपर, तो और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या वो गलत चीज़ सोच रहा है, या उसकी थिंकिंग नेगेटिव कर गई है,
हो गई है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, जो बुरा प्रभाव पड़ाएगा, तो वो जो है वो आवेग जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, मेनली यहाँ पे प्रवृत्ति मूलक पर ही बल दिया गया है कि प्रवृत्ति मूलक जो है हमारी बेसिक नीड्स है, जिन चीजों की हमें जरूरत है, अगर वो हमें मिल जाए तो वही चीज क्या है, मूल्यवान है, और उसी से हमारा विकास भी होता है। तो फिर भी मन की सबसे उत्तम स्थिति वही है जो मानसिक क्रियाओं को सर्वत्रित संगति रहती है और आवेगों को संघर्ष और विघटन जो है वो कम कर देती है। तो आवेग भी जो है कम हो जाएंगे। अगर हमारी बेसिक नीड्स जो हमें चाहिए वो अगर हमें मिल जाएगी तो हमारे जो उतार चढ़ाव है वो भी कम होने लग जाएंगे और हम नेगेटिव कम और पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे। कविता की बात करें और कला की बात करें तो उसमें भी आवेगों के बीच में संतुलित स्थापित करना। तो यहाँ पे मेन बल किस पे दिया गया है, मेन चीज जो है बल किस बात पर दिया है कि संतुलन स्थापित करना जरूरी है, किसमें, कविता में और कला में। तो अगर हम कला है कोई या कविता है, उनमें संतुलन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो अनुभूतियां हैं और संवेदनाएं हैं वो बहुत ही व्यापक है। उसका तो कोई, अब अगर मैं आपकी इच्छाओं की बात करूं तो इच्छाएं आपकी ऐसे तो नहीं है ना कि एक ही इच्छा होगी और आपने वो पूरी कर ली तो आप संतुष्ट हो जाओगे। इंसान एक ऐसा है जो कभी भी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर आज वो चाहता है कि वो जो है बाइक ले ले, तो जब वो बाइक ले लेता है तो उसके मन में इच्छा आती है कि अरे यार अब मैं कार ले लेता हूँ, तो वो कार ले लेगा। कार लेने के बाद हो सकता है अरे नहीं यार मैं एरोप्लेन ले लेता हूँ, एरोप्लेन लेना चाहेगा। तो इस तरीके से उसकी इच्छाएं जो होती है वो कभी भी तृप्त नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होता है वो अपनी इच्छाओं से। तो यहाँ पर उसकी इच्छाओं की बात करें तो वो बहुत ही व्यापक होती है, बहुत बड़ी है। इसी प्रकार मानव के बीच ही संवेदात्मक जो है एकात्मक जो है स्थापित करता है। तो इसी तरीके से जो है मानव ही जो होता है वो क्या करता है, बिल्कुल संवेदात्मक जो है एकात्मक स्थापित करती है। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो अनुभव का साधारणीकरण ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज भारतीय अगर दृष्टिकोण से देखें, आपने भारतीय साहित्य शास्त्र पढ़ा था जिसमें मैंने साधारणीकरण बताया था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो कवि है और जो पढ़ने वाला है, जब दोनों का भाव जो है एक जैसा हो जाए तो वहां पे साधारणीकरण होता है, यही बताया था। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अनुभव की बात कर रहे हैं कि जो मूल्य अनुभव है वो क्या है, कि जब कवि जो मतलब पढ़ने वाला है व्यक्ति, जो श्रोता है या सुनने वाला है या पढ़ने वाला है, अगर वो किसी काव्य को पढ़ रहा है और उसे जो चीज़ चाहिए, मतलब जो पढ़ने वाला है उसे जो चीज़, जो नीड है उसकी, जो चाहिए उसे उस कविता में, अगर वो उस कविता में उसे मिल जाता है तो उसे उसमें आनंद प्राप्त होगा। और वहां पर क्या होता है, एक तरीके से साधारणीकरण ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो सोच है या दोनों का जो आनंद है वो एक जैसा है ना, तो उसकी नीड भी हो जाती है, तो वो चीज मूल्यवान भी है। ठीक है, जिसको मूल्य सिद्धांत कहा गया, और एक तरीके से वहां पे साधारणीकरण भी हो जाता है। रीचर जो है इस प्रकार संतुलन और समन्वय कला को क्या मानते हैं, गुण मानते हैं। तो कला को आएगा यहाँ पे, कला को क्या मानते हैं यहाँ पे, गुण मानते हैं। किसको, जब संतुलन और समन्वय हो जाएगा। तो संतुलन भी बनाना जरूरी है। किस चीजों में संतुलन बनाना चाहिए, कि ना ही ज्यादा अति होनी चाहिए ना वो, तो संतुलन बनाकर चलना चाहिए। ठीक है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। ठीक है, तो इनमें अगर हम संतुलन बनाकर चलेंगे और इनका समन्वय करेंगे, कवि और जो पढ़ने वाला है, वो जो पाठक है, उन दोनों के बीच में समन्वय बनाकर चलेंगे, तो वो चीज क्या है, मूल्यवान है। और यही जो है सबसे ज्यादा मूल्यवान बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको मूल्यवान जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10वां पॉइंट क्या कहता है, 10वां पॉइंट में देखो, व्यक्तित्व जो है और सामाजिक स्वरूप को जीवन का मूल्य जो है मांगों का संगतिपूर्ण व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो जो व्यक्तिगत की अगर बात करते हैं और सामाजिक की बात करते हैं, तो स्वरूपों में जीवन का मूल्य, जो हमारे जीवन का मूल्य है वो क्या है, मांग है, मतलब हमारी बेसिक नीड्स है। देखो बात तो घुमा फिरा के जो है यहाँ पर जो आईए रीचर्स है उनकी घुमा फिरा की जो बात है वो बेसिक नीड्स पर ही आ जाती है। कि अगर आवश्यकता की बात है ना, कि हमें किस चीज की जरूरत है, तो जिस चीज की आवश्यकता हमको है अगर उसकी पूर्ति हो जाए तो वही काव्य क्या होगा, मूल्यवान होगा, उसी काव्य को भी मूल्यवान का। तो यहाँ पे सारी चीज उसी व्यवस्था पर निर्भर करती है।
11वां पॉइंट है कि साहित्य का मूल्य क्या है, इसमें है कि वह अपने उद्वेगों, मतलब जो आवेग है उसमें संगति और संतुलन स्थापित करे, जो कि हम बता ही रहे हैं कि संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। कविता की जो आकांक्षाएं वो तृप्त करती है, तो जो कविता होती है वो हमारी आकांक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं होती है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो वो हमें क्या कर देते, पूरी तरीके से तुष्टि कर देती, मतलब तृप्त कर देती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं उस कविता से, अतः वही मूल्यवान कही गई है। तो ये चीज तो मैंने आपको बार बार बता ही दी है। अगला पॉइंट है कि वह कविता और भी मूल्यवान हो जाती है, बोलते वो कविता और भी ज्यादा मूल्यवान हो जाती है जो ऐसी श्रेष्ठ आकांक्षाओं की तुष्टि करे, मतलब संतुष्टि करे ऐसी आकांक्षाओं की, मतलब ऐसी आकांक्षाएं हमारी इच्छाएं हमारी हैं उसकी अगर वो संतुष्टि करते, जिससे कम से कम वृत्तियां सुप्त होती है, मतलब कम से कम ही वृत्तियां जो है हमारी ठीक होती है, उनकी अगर आकांक्षाओं की वो पूर्ति कर दे, तो इस प्रकार की जो कविता है वो भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाती है। तो भौतिक चीजें, मतलब संसार की चीजें, अगर हमारे को संसार की चीजें जो है वो तो वो पूरी कर ही रही है कविता, लेकिन अगर हमारे पास जो और भी हमारे सपने हैं, उन चीजों को जो हम पूरा नहीं कर सकते वैसे, और कविता के माध्यम से हमारे पूरे हो सकते हैं, तो वो चीजें भी अगर वो पूरी कर देती है, तो उस जैसा श्रेष्ठ जो कहेंगे कि काव्य और कोई नहीं है, और श्रेष्ठ मूल्यवान जो चीज है वो कोई भी नहीं है उस काव्य की जितनी। ठीक है, तो यहाँ पे काव्य को कितना ज्यादा श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है कि अगर वो हमारी इच्छाओं को अच्छी तरीके से, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर देगी, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। 13वां पॉइंट में क्या है, काव्यात्मक अनुभूति। यहाँ पे देखो, अब काव्य की जो अनुभूति होती है, सामान्य जो अनुभूति होती है उसमें अंतर नहीं है, तो यहाँ पे सामान्य अनुभूति और काव्यात्मक जो अनुभूति है उसमें कोई अंतर नहीं बताया है। आगे जाके देखना कि कैसे जो है जो ये रिचर्ड के जो सिद्धांत दिया है इसकी आलोचनाएं भी हुई है, और जो है कई सारे जो हैं उन्होंने आलोचना इनकी की है। उनके अनुसार जो है कलात्मक जो अनुभूति है, कलात्मक मतलब जो कला है, वो जो अनुभूति है वो किसी भी रूप में अलौकिक नहीं होती है। तो काव्य और कलाएं मानव के अन्य व्यापारों से संबंध है, उनमें भिन्न और पृथक नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। किसी भी मानव क्रियाओं का मूल्य इस बात पर निर्धारित होता है कि वे किस सीमा तक मानव मनोवेगों में संतुलन और जो व्यवस्था है वो उत्तम व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें पूरा ओवरऑल यही बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने मनोवेगों को संतुलित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो हमारे मन में जिस प्रकार की जो प्रवृत्ति मूलक जो भावनाएं उठ रही है, मतलब हमें भूख लगना, प्यास लगना, वासना हमारी किसी चीज में, तो ये सारी जो हमारी इच्छाएं उठ रही है, जब ये इच्छाएं, ये आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाएगी तो वही चीज हमारे लिए मूल्यवान बन जाती है। तो इन चीजों में हमें क्या करना चाहिए, संतुलन बनाना जरूरी है। ज्यादा निर्वृत्ति मूलक जो आवेग हमारे भीतर हैं उनको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, नेगेटिव होना नहीं चाहिए, द्वेष, लालच, ये सब अपने भीतर नहीं आना चाहिए। तो इन चीजों का क्या करना चाहिए, संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इस दृष्टि में काव्य और कला सर्जना जो है सर्वोत्कृष्ट मूल्यवान क्रियाएं हैं, तो इसलिए कविता और कला को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो जो है मेन हमारी जो इंद्रियां हैं उनको अपने कंट्रोल में ले आती, उनको संतुलित कर देती। तो उनके मूल्य सिद्धांत को ही इन्होंने एक शब्द दिया है, क्या, सिनेस्थेसिस। ठीक है, तो सिनेस्थेसिस जो शब्द है वो दिया गया है, और ये जो है पूछ भी लेते हैं, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है, किसके लिए किया गया है, जो ये मूल्य सिद्धांत है उसके लिए जो है, मूल्य सिद्धांत को जो है इस शब्द से, आइए रिचर्ड्स ने किस शब्द से पुकारा है, तो वो यही नाम है, सिनेस्थेसिस जो शब्द है उससे पुकारा है, जो सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। तो सिनेस्थेसिस, सामंजस्य और संतुलन स्थान भी इसे कहा जा सकता है। तो याद रखना, आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे चलते हैं मूल्य सिद्धांत की आलोचना पर, कि मूल्य सिद्धांत की क्या क्या आलोचना की गई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी आलोचना की है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की बात करूँ, तो देवेंद्र नाथ शर्मा है, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने भी इनकी आलोचना की। उन्होंने अपनी परिभाषा जो है उसमें आलोचना करते हुए लिखा भी है कि इनका अनिवार्य निष्कर्ष यही है कि जो वस्तुएं जो है इच्छा पूर्ति में साधन नहीं है वे मूल्यहीन है। तो मतलब एक तरीके से प्रश्न ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से अच्छी और बुरी इच्छाओं में कोई भेद नहीं रह जाता। तो
इन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया है, मतलब क्या बोल रहे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। उन्होंने ये कहा है कि जो चीजें होती है वो हमारी इच्छा जो है पूरी नहीं कर पाती, ऐसी चीजें, क्योंकि देखो उन्होंने यहाँ पर रीचर्स ने क्या बात कही, रीचर्स ने कहा कि सभी चीजें, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी अच्छी बुरी जो है चीज़ हो सकती है, कैसी भी चीज़ हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि सभी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, इच्छाओं को पूरा करे, हमारे आवेगों को शांत करे, तो वो सब चीज़ें क्या है, मूल्यवान हैं। तो यहाँ पर जो देवेंद्र नाथ शर्मा है वो क्या कह रहे हैं, तो देवेंद्र नाथ शर्मा की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रही तो क्या वो हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, तो वो हमारे लिए मूल्यवान नहीं है अगर वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रही तो ये एक तरीके से प्रश्न उठा रहे। तो इन्होंने उदाहरण भी दिया है, वही वाला उदाहरण जो मैंने आपको पहले दिया कि देवालय वाला और मंदिरालय वाला। तो देवालय में तो जो लोग देवालय में जाते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं उनकी बेसिक नीड्स वो है तो वो वहाँ पूरी हो जाती है, और जो मंदिरालय में जाते हैं तो उनकी बेसिक नीड्स वहाँ पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम मंदिरालय की बात करें तो वो चीज़ हमारी नज़र में तो बुरी है ना, वो हमारी बेसिक नीड तो नहीं है, लेकिन उनको उसमें ज़रूर संतुष्टि हो जाती होगी, जो पीने वाले शराबी होंगे उनको उसमें संतुष्टि हो जाती है, लेकिन वो हमारी बेसिक नीड नहीं है। तो इस तरीके से हम हर एक चीज़ को जो है मूल्यवान बना तो नहीं सकते ना, अब जो बुरी चीज़ होगी वो तो बुरी ही कहलाएगी ना। तो इस तरीके से देवेंद्र नाथ शर्मा ने इनकी आलोचना की है इस सिद्धांत को लेकर। अब आगे चलते हैं हम लोग की, और भी तो आलोचना हुई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पे नजर डालेंगे कि इनके सिद्धांत की मान्यता की घोर आलोचना हुई है। अब कैसे हुई है, रिचर्ड ने जो मूल्य की परिभाषा दी है कि क्या परिभाषा दी कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है। देखो उन्होंने कहा कोई भी वस्तु, अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो संतुष्ट करती है तो वही क्या है, मूल्यवान है। अब यहाँ पे आलोचकों ने, कई सारे आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि इच्छाओं की संतुष्टि की मूल्य एकमात्र आधार मान लेने पर नैतिकता और आधार की गति क्या हो सकती है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मान ले कि यही हमारी चीज़ है, जैसे कि मैंने मंदिरालय का एग्जाम्पल दिया कि अगर वही हमारी जो है बेसिक नीड है, अगर हम वो पूरी कर लें तो वहाँ पे नैतिकता कहाँ रह जाती है, कहीं नहीं रह जाती। तो आदर्शवाद, नैतिकता, ये सब तो मूल्य, जो मौलिकता है वो तो खत्म ही हो जाती है एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें आधार हम नहीं मान सकते हैं, ऐसे नहीं चल सकते। तो यह सहज जो है कल्पनाएं ही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम नहीं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते, तो यहाँ पर इन्होंने इसकी आलोचना की है। अगर डॉक्टर तिवारी की बात करें, रामचंद्र तिवारी की, तो उन्होंने रिचर्ड की जो मान्यताएं हैं उसका भी विरोध किया। कौन सी मान्यता की, नैतिकता मात्र व्यवहार कुशलता का नाम है, कि जो नैतिकता है वो सिर्फ हमारी व्यवहार की कुशलता है, मतलब जो हमें खुशी प्रदान करती है, प्रसन्नता, आनंद प्रदान करती है, वह है। आचार संहिता की बात करें, मतलब नियमों की बात करें, अगर कानूनों की, नियमों की बात करें तो इष्ट सिद्धि की वे सामान्य व्यवस्था, ये एक सामान्य व्यवस्था जो जिसे किसी व्यक्ति या समाज का लुब्ध किया जा सकता है, मतलब किसी व्यक्ति या समाज को ही नियमों के जो है आधार पर जो है चल सकता है, वो उसको देख सकता है। तो उन्होंने उन जो मान्यता का है उसका भी खंडन करते हुए कहा कि इस मान्यता को सहज से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये इस भी मान्यता को जो है मना कर देते हैं कि ये जो मान्यता है वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नैतिकता है वो हमारी कुशलता, हम सिर्फ आनंद ही देखें, नियम और कानून उसके सामने कुछ ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सामान्य व्यवस्था माना है उन्होंने, नियम और कानूनों को, दोनों चीज़ों को एक तरीके से एक ही कर दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो है कई सारे जो आलोचक हैं उन्होंने यहाँ पर आलोचना की है। अब आगे सारांश पर चलते हैं कि इसका जो है पूरा सार क्या निकल कर आता है, सारांश क्या निकल कर आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, मतलब पूरा कुल मिलाकर देखें अगर हम कि जो है इसको कि इसमें क्या बताया गया है आईएस रिचर्ड के द्वारा। तो आईए रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत में क्या सार दिया है, तो आईएस रिचर्ड ने अपने मूल्य सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत कहा है। तो उनके हिसाब से ये क्या है, मनोविज्ञान मूल्य, क्योंकि वो मन में जो विचार हैं, मन में जो इच्छाएं हैं, मन की जो मैं कहूँ कि प्रवृत्ति मूलक जो इच्छाएं हैं, आवेग है, जो उनकी तृप्ति होना ही सब कुछ माना है। तो उनके लिए
किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो चाहे प्रवृत्ति मूलक हो चाहे निवृत्ति मूलक हो, दोनों में से कोई भी आवेग हो, अगर वो आवेग, वो हमारे मनो इच्छाएं जो हैं वो अगर पूरी हो रही है तो वो क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है। तो यहाँ पे मूल्य सिद्धांत, मनोवेगो मूल्य सिद्धांत को जो है कहा गया है। दूसरी चीज कहूँ तो मूल्य और जो अनुभूति है वो एक दूसरे के पर्याय है। तो पर्यायवाची एक दूसरे के कौन, मूल्य, जो मूल्य जिनकी बात की गई, जिन चीजों को मूल्यवान कहा गया, और जो अनुभूति हमारे जीवन में हमें हुई है, एक्चुअली में तो देखा, अगर घुमा के देखा जाए तो वो हमारी अनुभूति ही तो है, हमारे जीवन में अनुभूति है और हमने उसका एक्सपीरियंस किया तो वही हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है आगे जाके। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या है, पर्याय है। तो एक दूसरे की और जो है मूल्य की मनोविश्लेषण धारणा यही बताई है। तीसरा है, रिचर्ड के अनुसार काव्य का जो मूल्य है वो मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो अगर हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, किसी कविता को पढ़ रहे हैं, तो अगर वो काव्य हमारे मन को प्रभावित कर रहा है तो इसका कारण क्या है कि हमारी जो मन की इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं वो काव्य पूरी कर रहा है, तो इसलिए हमें उस काव्य में अच्छा लगता है, वो काव्य अच्छा लगता है और वो हमें आनंद भी प्रदान करता है। इसीलिए जो है हमें लगता है कि वो जो है उसके अंदर क्षमता है कि वो हमें प्रभावित कर पा रहा है। तो वो दोनों तरीके से प्रभावित करेगा। कौन से दो तरीके से, दो जो आवेग बताए हैं उनकी तरीके से प्रभावित करेगा। मतलब प्रवृत्ति मूलक, जिसमें भूख, प्यास, वासना, कल्याण की आदि की जो भावना होती है वो प्रवृत्ति मूलक होती है। जब ये इच्छाएं हमारी पूरी होगी तो प्रवृत्ति मूलक तरीके से हमारे जो आवेग है वो हमें मूल्यवान लगेंगे। और निवृत्ति मूलक मतलब अगर द्वेष की भावना, घृणा की भावना या पापाचार की जो भावना होती, पापचार की जो भावना होती, तो ये सारी जब भावना हमारे अंदर जो है आवेग उत्पन्न होंगे निवृत्ति मूलक के, तो ये सब जो इच्छाएं हमारी पूरी होगी तो क्या होगा, तो हमें उससे भी संतुष्टि हो। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि रिचर्ड ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों की बात यहाँ पर अपने मूल्य सिद्धांत में की है, लेकिन इसकी आलोचना किस लिए हुई, इसीलिए हुई क्योंकि मदिरालय को जो है हम अच्छा नहीं बता सकते, तो जो चीज गलत है वो चीज गलत ही है, तो इसलिए आलोचकों ने इस सिद्धांत की जो है आलोचना की। लेकिन आगे जाके भी मैं कहूँ तो पाश्चात्य के बाद भी जो है इस सिद्धांत को काफी ज्यादा अच्छा माना गया है। मतलब हर चीज से, हर सिद्धांत से कुछ ना कुछ मूल्य मिलता है, तभी हम उस सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। अगर और चीजों की बात करूं तो रिचर्ड्स के मूल्य का संबंध जो है वो किससे है, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो रिचर्ड्स है उनके मूल्य का संबंध जो है वो किससे है। तो बेसिक नीड्स का संबंध किससे है, किससे बोलोगे कि उनकी बेसिक जो नीड्स है वो क्या है। तो बेसिक नीड्स देखो, मेनली यहाँ पे पूरा अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो बेसिक नीड्स की जो बात की गई है कि मूल्य का संबंध किससे है, तो इच्छाओं की संतुष्टि से है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उससे संतुष्टि हो जाती है तो वो मूल्यवान है। फिर उन्होंने ऐसे काव्य की बात की है जो आवेगों में शांति लाए, तो एक ऐसे काव्य होने चाहिए जो हमारे प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दोनों आवेगों को जो शांत कर दे, तो ऐसे काव्य होने चाहिए। और तीसरा जो उसका सारांश होता है वो यही है कि सौंदर्य के स्थान पर, मतलब उन्होंने जो सुंदरता के बारे में बताया, जो काव्य की सुंदरता है उसके स्थान पर यहाँ पर अनुभूति, जो अनुभूति है उसके मूल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सौंदर्य के स्थान पर अनुभूति का जो है, अनुभूति के जो मूल्य है उस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर कि जो है वो रिचर्ड्स हैं, जो आई.ए. रिचर्ड्स है, उन्होंने अपना जो मूल्य सिद्धांत दिया है उसको कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी है। तो सबके लिए सबका सिद्धांत अच्छा होता है और उनका इस्तेमाल भी आगे किया है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मूल्य सिद्धांत का भी प्रयोग जो है किया जाता है। तो आई.ए. रिचर्ड्स का एक चीज रहेगी कि जो आई.ए. रिचर्ड्स है उन्होंने जो है एक साहित्य के प्रवर्तक थे, जो उनकी रचना थी, क्या था उसका नाम था नई समीक्षा। नई समीक्षा, ये मैं बताना भूल गई, अभी मुझे जस्ट याद आया तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। नई समीक्षा के प्रवर्तक रहे हैं रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन हैं, तो आई.ए. रिचर्ड्स ही हैं इनके प्रवर्तक, ठीक है। और ये जो है मनोवैज्ञानिक विवेचना की है, तो जो मैंने आपको बताई, इन्होंने कौन सी विवेचना की है, पाश्चात्य समीक्षा को एक नूतन दृष्टि से देखा इन्होंने, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा, अगर मैं कहूँ तो पूरी बात जो है मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पर। तो अब हमेशा की तरह जो हमारा प्रश्न होता है, तो प्रश्न है मेरा, मूल्य सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को डाला है। तो बताइए मूल्य सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी कमेंट करेंगे और आई होप आप लोगों को जो मूल्य सिद्धांत है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से, टाइम है अभी, कीजिए कमेंट। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर किसी को मूल्य जो सिद्धांत है वो समझ में नहीं आया है और कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट है वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो है जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। और सबसे मेन चीज़, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हार्डवर्क कीजिए, ताकि मुझे इस बार आप लोगों का रिजल्ट मिले। और इस बार जब रिजल्ट आएगा तो मैं आप सभी का नाम लेकर आपका रिजल्ट अनाउंस करूंगी। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, ताकि मैं आप लोगों का नाम यहाँ लूँ और जो है मुझे पता चले कि जो है इन बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं। तो अभी तो जो अभी हुआ है वो वाला नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट वाला होगा, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया होगा, तो मैं ज़रूर अपने सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो चेक करूंगी और आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी करना। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था मूल्य सिद्धांत का, आज की क्लास हमारी जो है मूल्य सिद्धांत की यहीं समाप्त होती है। और कल जो है हम अपनी क्लास में जो डिस्कशन जिस टॉपिक पे करेंगे वो होगा संप्रेक्षण सिद्धांत। तो हम कल को जो है संप्रेक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमारे आईए रीचर्स का जो है एक और सिद्धांत रह जाएगा तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कल हम इसका जो है बी पार्ट पढ़ेंगे, संप्रेक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो जो लोगों ने लास्ट में ज्वाइन किया है तो वो लोग जो है सुन लीजिए कि व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहें, और फिलर फॉर्म को करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो बाकी आप सभी के सभी अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना और खूब मेहनत करना, और जो है फटाफट अच्छा रिजल्ट मुझे जो है सुनाना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में, और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, राधे राधे, बाय।